नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महानदी क्लासेस में। अभी हमारा PYQ सीरीज चल रहा है, जिसमें हम अभी तक छत्तीसगढ़ में जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुए हैं उसके टॉपिक वाइज PYQ हल कर रहे हैं। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्ष 2023 में हुए व्याख्याता भर्ती परीक्षा कॉमर्स में पूछे गए CDP के 30 प्रश्नों पर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं CDP के प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, रचनावादी दृष्टिकोण खाली स्थान का उपयोग करता है। तो आपको बताना है इन ऑप्शन में से कि रचनावादी दृष्टिकोण किसका उपयोग करता है। ऑप्शन ए है सीखने के सभी अनुभवों के लिए अकेले तकनीक। तो ये अकेले यानी केवल हो गया, एकमात्र हो गया, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑप्शन बी है तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी विभिन्न विषयों का पता लगाने के लिए है। तो ये हमारा सही उत्तर हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, सी है शिक्षक के नेतृत्व वाले निर्देश की सहायता के लिए प्रौद्योगिकी। तो जो प्रौद्योगिकी है वो शिक्षक के नेतृत्व वाले निर्देश में सहायता करता है। ऑप्शन डी है कक्षा रूपरेखा की चर्चा में छात्रों को शामिल करने के लिए प्रौद्योगिकी। तो इनमें हमको जो सबसे बेटर ऑप्शन लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रौद्योगिकी विभिन्न विषयों का पता लगाने के लिए होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि रचनावादी दृष्टिकोण होता क्या है। तो रचनावादी दृष्टिकोण क्या मानता है कि शिक्षार्थी अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव तथा पर्यावरण के साथ सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। तो इसमें आपको 3 बातें याद रखना है। पहला है कि रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षार्थी सक्रिय होता है, निष्क्रिय नहीं होता। दूसरा आपको याद रखना है कि वह ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। और तीसरा याद रखना है कि वह अपने पूर्व ज्ञान और अनुभवों से सीखता है। तो ये होता है रचनावादी दृष्टिकोण। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया है। तो इसमें हमको ऑप्शन 1 है कोल एवं प्रूस का, बी है डेवहल का, सी डिहान का और डी क्रो एंड क्रो का। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो है डी क्रो एंड क्रो का। तो यह जो कथन है वो क्रो एंड क्रो का है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तीसरा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। तो आपको बताना है इन जो ऑप्शन है इनमें NCF 2005 की रूपरेखा के 5 सिद्धांतों में से कौन एक इसमें शामिल है। तो ए हमारा है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बी द्वितीय भाषा सीखना और सी है दृष्टिकोण को बदलना और डी है उच्च शिक्षा के लिए प्रबल आधार का निर्माण करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ये NCF की रूपरेखा में शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, कक्ष का वातावरण होना चाहिए। तो कक्ष का यानी क्लासरूम का वातावरण कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए शांत होना चाहिए। तो शांत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शांत होने का मतलब है कि बच्चा जो है एक्टिव नहीं है। बी शोरगुल से भरा, तो एकदम हल्ला भी नहीं होते रहना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा अनुशासन से पूर्ण, तो अनुशासन तो होना चाहिए, ये सही लग रहा है। लेकिन चौथा ऑप्शन देखते हैं, डी है मित्रतापूर्ण फ्रेंडली। तो इन दोनों में जो सबसे बेटर ऑप्शन है वो है फ्रेंडली यानी मित्रतापूर्ण। तो जो क्लासरूम है उसका वातावरण मित्रतापूर्ण यानी फ्रेंडली होना चाहिए, तभी जो बच्चा है वो अपने डाउट्स टीचर से पूछ सकता है। अगर मित्रतापूर्ण नहीं रहेगा तो उसके सवाल उसके मन में ही दब के रह जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हमारा 5वां है, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं
दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रायड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? ए है नायक की पूजा, तो ये तो नहीं है, गलत हो गया। दूसरा आत्ममोह, ये सही हो सकता है क्योंकि स्वयं से वो प्यार कर रहा है, तो आत्ममोह तो है। ऑप्शन सी समूह की प्रवृत्ति, इसमें कहीं भी समूह की प्रवृत्ति नहीं दिख रही, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन डी लैंगिक प्रेरणा, ये भी नहीं दिख रहा है, तो उत्तर हो गया ऑप्शन बी आत्ममोह। तो इस प्रकार की जो हरकत करते हैं किशोरावस्था में उसको कहा जाता है आत्ममोह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। खाली स्थान के माध्यम से अध्यापन में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी संभव है, तो हमको बताना है कि इनमें से किस विधि में विद्यार्थी जो है अध्यापन में ज़्यादा भागीदारी निभाएगा। ए है व्याख्यान विधि, तो व्याख्यान विधि ये तो टीचर सेंटर्ड है, तो इसमें विद्यार्थी का तो उतना रोल रहता नहीं, तो ये तो गलत हो गया। बी है चर्चा पद्धति, ये हो सकता है क्योंकि चर्चा में विद्यार्थी शामिल रहता है और टीचर भी शामिल रहता है। सी है पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक पढ़ना, तो इसमें विद्यार्थी उतना एक्टिव नहीं रहता है। और चौथा ऑप्शन है दृश्य श्रव्य मदद यानी ऑडियो विजुअल एड्स, तो इसमें ये कारगर विधि तो है लेकिन बच्चा इसमें उतना एक्टिव नहीं रहता है। सबसे ज़्यादा जो एक्टिव रहेगा जिसमें वो भागीदारी निभाएगा वो है चर्चा पद्धति यानी डिस्कशन मेथड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो ये तो सभी को पता है कि जीन पियाजे जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है 8वें नंबर का प्रश्न, पाठ्यचर्या निर्माण के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी हमको करिकुलम बनाना है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए है शिक्षकों की क्षमता, तो ये तो नहीं लग रहा है, गलत है। बी बच्चों की क्षमता एवं आवश्यकताएं, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि पाठ्यचर्या निर्माण करते समय हम बच्चे की क्षमता और उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हैं। यानी हमारा जो पाठ्यचर्या है वो कैसा होना चाहिए? वो चिल्ड्रन सेंटर्ड होना चाहिए यानी बाल केंद्रित होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अन्य ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सी है राष्ट्रीय विचारधारा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। और डी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदर्श, तो इनमें जो बेटर हमको लग रहा है वो है बी यानी बाल केंद्रित पाठ्यचर्या हमारा होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टीम वर्क में एक महत्वपूर्ण कदम क्या है? तो हमको बताना है टीम वर्क का महत्वपूर्ण कदम क्या है। ए नेतृत्व, तो टीम वर्क में नेतृत्व तो होना चाहिए। बी जिम्मेदारी, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। सी संगठन यानी टीम में सभी व्यक्ति संगठित होने ही चाहिए। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, तो ये सारी बातें उपरोक्त सभी में आ जाएगा, तो डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10वां, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो हमको बताना है इसमें मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है। ए है मानक, बी निर्माणात्मक, सी योगात्मक, डी CCE, तो CCE तो हम सुने ही हैं, तो ये तो है मूल्यांकन का प्रकार। और योगात्मक यानी समेटिव ये भी है, और बी निर्माणात्मक ये भी है मूल्यांकन का प्रकार। तो जो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है तो वो है हमारा ऑप्शन ए यानी स्टैंडर्ड, तो ये मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे को किस तरह से देखा जाता है ये हमको बताना है। ऑप्शन ए है खाली प्लेटों के रूप में, तो बच्चे खाली प्लेट होते ही नहीं हैं। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो अपने घर से वो कुछ ना कुछ सीख के आए रहते हैं। बी है छोटे वयस्कों के रूप में, तो ये भी नहीं है। सी निष्क्रिय अनुकारक के रूप में, तो निष्क्रिय तो होता ही नहीं है, तो ये गलत हो गया।
ऑप्शन डी सक्रिय अन्वेषक के रूप में। तो ये बिल्कुल सही आंसर है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को हम एक्टिव लर्नर के रूप में देखते हैं, सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखते हैं। इसीलिए जो बच्चे होते हैं उसको क्या कहा जाता है, नन्हे वैज्ञानिक कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसको हमको बताना है। ए है समाज का सुधार, बी छात्रों को अनुशासित बनाना, सी छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं एवं शक्तियों का विकास करना, और डी है छात्रों को शिक्षकों का अनुयायी बनाना। तो अनुयायी बनाना तो बिल्कुल गलत है, ये तीनों जो है पॉजिटिव आंसर है। तो इसमें जो सबसे बेस्ट है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी छात्र की जो अंतर्निहित शक्ति है, उसकी क्षमता है, उसको डेवलप करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। साथ ही छात्र को अनुशासित बनाना तो है ही, और समाज का सुधार करना ये भी शिक्षा का उद्देश्य तो है ही, लेकिन इसमें जो सबसे बेटर ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती। पहला है पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है और इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी ये अन्य जो ग्रंथि है उसको नियंत्रित करता है। तो ये तो है व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। दूसरा है एड्रिनल ग्रंथि, ये जो है इसको लड़ो उड़ो भागो हार्मोन्स कहा जाता है, यानी अचानक से कोई चीज़ हमारे सामने आ जाता है तो ये जो है हमको तुरंत क्विक निर्णय लेने के लिए बाधित करता है, और इसको जीवन रक्षक भी कहा जाता है। तो ये व्यक्तित्व निर्माण में ये भी है। सी है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि भी व्यक्तित्व निर्माण में प्रभावी है। और डी ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, तो ये जो पीनियल ग्रंथि है ये बचपन में ही होता है, और जैसे ही हम थोड़े बड़े होते हैं, बचपन में का मतलब है जब शिशु होता है छोटा बच्चा, तभी ये ज़्यादा एक्टिव रहता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो ये जो हार्मोन्स है ये ख़त्म हो जाता है। तो इसका जो आंसर है कि व्यक्तित्व विकास में प्रभावित नहीं करता है, तो वो है हमारा पीनियल ग्रंथि। यानी देखना एकदम जो शिशु रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, उनका जो त्वचा है एकदम मुलायम रहता है और उनसे एकदम सॉफ्ट रहता है। तो वो किसके कारण होता है, वो पीनियल ग्रंथि के कारण होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो वो सॉफ्टनेस ख़त्म होती जाती है, और वो जो हमारा कोमलता है वो हार्ड होते जाता है। तो इसलिए इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। तो चिंतन क्या है अनिवार्य रूप से, उसको हमको बताना है, किससे संबंधित है चिंतन। तो ऑप्शन पहला है संज्ञानात्मक गतिविधि, ऑप्शन बी मनोगतिक क्रिया यानी साइकोडायनेमिक, सी है मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, और डी है भावात्मक व्यवहार। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ए संज्ञानात्मक गतिविधि। तो चिंतन जो है किससे संबंधित है, हमारे कॉग्निटिव यानी संज्ञान से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, बालक के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है। तो हमको बताना है कि चाइल्ड डेवलपमेंट के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ए है विकास की गति बालक एवं बालिकाओं में एक समान होती है। तो ये बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि जो विकास है चाहे वो बालक या बालिका में हो, चाहे एक बच्चे या अन्य बच्चे में हो, हर बच्चे का विकास अलग अलग तरीके से होता है। इसी को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, समान नहीं होता। ऑप्शन बी है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। तो ये बिल्कुल सही है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है।
सी ऑप्शन है विकास केवल आनुवांशिकी का परिणाम है, तो ये गलत है। विकास केवल आनुवांशिकी का परिणाम नहीं होता, बल्कि ये वातावरण पर भी डिपेंड करता है। ऑप्शन डी है विकास सतत प्रक्रिया नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो इसमें से कौन सी अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? ए है शैशवावस्था, तो इसमें तो नहीं पाई जाती। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में मित्रता पाई जाती है लेकिन घनिष्ठ नहीं होती, तो ये भी गलत है। सी है किशोरावस्था, तो इसी में सबसे घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है, किशोरावस्था में। डी है उपयुक्त सभी, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ये इस प्रश्न का आंसर है। तो आपको याद रखना है घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था में होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 17, निम्न में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? तो समाजीकरण दो तरह से होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। तो जो हमारा सबसे करीबी होता है, यानी जो हमारा घर परिवार होता है, वो क्या होता है? प्राथमिक समाजीकरण होता है। तो इसको हमको बताना है कौन सा प्राथमिक समाजीकरण है। ए है मीडिया, तो मीडिया तो नहीं है। बी है परिवार, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, परिवार प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। सी विद्यालय, तो विद्यालय भी सेकेंडरी समाजीकरण है। और डी है सरकार, सरकार भी सेकेंडरी है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18, कौन सा विशेष शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो हमको बताना है स्पेशल एजुकेशन का उद्देश्य कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, उन पाठ्यचर्या संबंधी मामलों को आगे बढ़ाने के लिए जो विशिष्ट प्रकार के विकलांग बच्चों के लिए रणनीतिक रूप से प्रभावी जीवन निर्धारित करते हैं, यानी विकलांग बच्चों के लिए रणनीतिक रूप से काम करता है। तो ऐसे पाठ्यचर्या संबंधी मामले विशिष्ट प्रकार के होते हैं कि नहीं विशेष शिक्षा में? तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि विशेष शिक्षा जो है वो विकलांग बालकों के उन्नति के लिए ही लाया जाता है। तो विकलांग बच्चे के लिए अगर रणनीति निर्माण कर रहा है तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमको क्या बताना है? जो सही नहीं है, गलत है, उसको बताना है। तो ए तो सही है, तो ये आंसर नहीं है। बी है विकलांगों में प्रेरक पैटर्न विकसित करने के लिए जो उपलब्धियां पैदा करेंगे। तो विशेष शिक्षा क्या करता है? जो विकलांग बच्चे हैं उनको मोटिवेशन प्रदान करता है, यानी उनमें प्रेरक पैटर्न देता है। तो ये भी विशेष शिक्षा का उद्देश्य है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें उद्देश्य नहीं वाले को बताना है। सी है विकलांग बच्चों में यथार्थवादी आत्मसंकल्पना विकसित करना, यानी रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट विकसित करना। तो ये भी विशेष शिक्षा का उद्देश्य है। और ऑप्शन डी है ये सभी। तो ए, बी और सी ये तीनों तो सही हैं। तो हमारा जो ऑप्शन डी है इसको हमको लेना पड़ेगा। हालांकि ऑप्शन डी ये भी सही है, क्योंकि उपरोक्त सभी दिया है, तो ये सभी इसके उद्देश्य हैं, तो ये भी सही है। लेकिन हमको इनमें से लेना पड़ेगा, तो हम आंसर के रूप में लेंगे डी, जबकि डी ऑप्शन में होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। तो हम उसको लगाते, क्योंकि इसमें पूछा है कि विशेष शिक्षा का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो अगर इनमें रहता नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं, तब वो सही उत्तर होता। तो ये 18 प्रश्न ऑप्शन डी गलत छपा हुआ है, लेकिन इसमें हमको आंसर लेना है ऑप्शन डी, क्योंकि ए सही है, बी सही है और सी सही है। तो हमको बताना इसमें गलत क्या है, तो डी गलत है, हालांकि ऑप्शन भी गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। तो लैंग्वेज सीखने के लिए क्या अनिवार्य है उसको हमको पता लगाना है। ए है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करना, तो ये बिल्कुल सही है कि गतिविधि करा के हम भाषा शिक्षण करा सकते हैं। यानी हमको मान लो कोई भी भाषा सीखना है,
मान लो इंग्लिश सीखना है या हिंदी सीखना है या कोई भी भाषा सीखना है तो हम बोलकर ही सीखेंगे, ग्रामर को रटकर नहीं सीख सकते। हाँ, यानी हमको कोई ना कोई गतिविधि करना पड़ेगा, सीखने के लिए हमको बोलना ही पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है। ऑप्शन बी है व्याकरणिक संकल्पना का अधिकाधिक अभ्यास। तो चाहे व्याकरण का हम जितना भी अभ्यास कर ले, जितना भी हम रट ले, उससे भाषा शिक्षण नहीं की जा सकती। अगर ऐसा होता तो अभी हम अंग्रेजी बोलते रहते, लेकिन व्याकरण से भाषा नहीं सीखी जाती है, व्याकरण से भाषा को शुद्ध किया जाता है। तो बी तो गलत हो गया। सी है एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी। तो ये भी गलत है, यानी ये थोड़ा सा तो ठीक है, एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी यानी बच्चा एकांकी में भाग लेगा, नाटक करेगा तो उसमें तो वो बोलेगा ही, ठीक है। तो ये आंशिक रूप से सही है भाषा शिक्षण के लिए। डी ऑप्शन है भाषा कौशल का उपयुक्त अभ्यास। तो ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें जो सबसे अनिवार्य है वो है गतिविधि। गतिविधि से जितना हम भाषा सीख सकते हैं, इन दोनों से हम नहीं सीख सकते। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। सीडीपी में आपको जो सबसे बेस्ट आंसर है उसको लेना रहता है, क्योंकि इसमें आंसर यानी ऑप्शन में तो 2-3 ऑप्शन सही लगेगा, लेकिन जो सबसे बेस्ट है उसको हमको आंसर लेना है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। व्यक्तित्व के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या व्यक्तित्व के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए आनुवांशिकता। तो ये सही है, यानी आनुवांशिकता हमारे व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बी पर्यावरण। तो पर्यावरण भी सही है। व्यक्तित्व विकास पर्यावरण और आनुवांशिकता दोनों पर डिपेंड करता है। ऑप्शन सी आनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण, यानी ये दोनों चीज़ें ऑप्शन सी में आ गया। और डी है परीक्षाओं की संख्या। तो ये तो गलत हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो है सी, यानी आनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण, इससे हमारा व्यक्तित्व विकास होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। कक्षा अध्यापक ने संजय को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। यानी एक टीचर ने देखा कि संजय जो है अपने स्वयं के कीबोर्ड पर एक मधुर संगीत तैयार करके बजा रहा है। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि संजय खाली स्थान बुद्धि उच्च स्तरीय है, यानी संजय में किस प्रकार की बुद्धि है ये हमको बताना है। ए है स्थानिक बुद्धि, बी शारीरिक गतिक बुद्धि, सी संगीतमय बुद्धि, डी भाषाई बुद्धि। तो चूंकि वो अपने कीबोर्ड पर यानी अपने हारमोनियम पर एक मधुर संगीत बजा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा संगीतमय बुद्धि। तो उसकी जो बुद्धि है वो संगीतमय है। तो ऑप्शन सी इसका सही। क्वेश्चन 22 देखते हैं हम। एक छात्र को गंभीर रूप से दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए? तो हमको बताना है कि किसी भी छात्र को गंभीर रूप से दंडित क्यों नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षक के साथ उनका झगड़ा हो सकता है। तो ये तो सही नहीं लग रहा है, सिर्फ इसलिए हम उसको दंडित न करें। बी है वह स्कूल छोड़ सकता है और दूसरे स्कूल में शामिल हो सकता है। तो इससे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में जाएगा, यानी वो पढ़ेगा ही, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। सी है उसके माता पिता का शिक्षक के साथ झगड़ा हो सकता है। ये भी सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन डी छात्र अपने अध्ययन, शिक्षक और स्कूल के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, यानी हम बच्चे को अगर गंभीर रूप से दंडित करते हैं तो वह अध्ययन यानी पढ़ाई के प्रति, शिक्षक के प्रति और स्कूल के प्रति एक नकारात्मक दृष्टि रखेगा, यानी उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी और वो पढ़ाई को छोड़ सकता है। तो ये ऑप्शन सही है। इसलिए छात्र को गंभीर रूप से दंडित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए, ताकि वह स्कूल में अपने आप को सकारात्मक महसूस कर सके। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी यानी एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर यशपाल। तो ये एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षण का अर्थ निम्नलिखित सभी एक को छोड़कर, यानी इसमें हमको बताना है कि प्रभावी शिक्षण का अर्थ कौन नहीं है, यानी एक को छोड़कर इसमें जो सभी है वो प्रभावी शिक्षण का अर्थ है। तो हमको बताना है कि इसमें कौन प्रभावी शिक्षण का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए, एक शिक्षक उत्साह के साथ पढ़ाता है, तो ये तो प्रभावी शिक्षण है, बिल्कुल सही है। हमको नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन बी, एक शिक्षक अपने छात्रों में दोष ढूंढता है, तो ये तो गलत है क्योंकि शिक्षक छात्र में दोष नहीं ढूंढता है। सी है, एक शिक्षक वर्ग नियंत्रण की तुलना में शिक्षण पर अधिक बल देता है, तो बिल्कुल सही है, ये सकारात्मक आंसर है। डी है, एक शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने के बजाय विषय वस्तु को समझाने में रुचि रखता है, यानी पाठ्यक्रम पूरा करना हमारा उद्देश्य नहीं रहता बल्कि समझाना उद्देश्य रहता है, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है। तो इसमें हमको गलत को बताना है, तो ऑप्शन बी गलत है। एक शिक्षक अपने छात्र में दोष नहीं ढूंढता है बल्कि उसके गुणों का विकास करता है, उसमें जो अच्छाई होती है उसको ढूंढता है और उसका विकास करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 25, समान आयु वर्ग के संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उनमें से एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है, ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? तो जब हम बच्चों की तुलना करते हैं तो सामान्य बच्चे से अगर कोई बच्चा कमतर है तो हम उसको क्या कहते हैं? ए, प्रतिभाशाली कहेंगे, तो नहीं कहेंगे क्योंकि प्रतिभाशाली तो सबसे ज़्यादा विद्वान होता है। बी, पिछड़ा बालक, तो पिछड़ा बालक हो सकता है क्योंकि वह शैक्षिक रूप से कम है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। अगला ऑप्शन देखते हैं, अपवादी बालक यानी एक्सेप्शनल चाइल्ड है, तो ये तो नेगेटिव हो गया, गलत हो गया। इनमें से कोई नहीं, तो कोई नहीं तो नहीं होगा क्योंकि हमको बी सही लग रहा है। तो ऑप्शन बी, पिछड़ा बालक कहेंगे, यानी सामान्य बालक से अगर कोई बालक कम तर है यानी उसकी शैक्षिक बुद्धि कम है तो उसको हम पिछड़ा बालक कहेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, नेतृत्व के तर्क संगत और भावात्मक पहलुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी नेतृत्व के तर्क संगत और भावनात्मक पक्ष के बारे में कौन सा कथन गलत है वो हमको बताना है। ए, अनुयायियों को प्रभावित करने के लिए नेता तर्क संगत तकनीकों और या भावात्मक अपीलों का उपयोग करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो नेता रहते हैं वो अपने अनुयायी को प्रभावित करने के लिए क्या करते हैं? तर्क संगत तकनीक का प्रयोग करते हैं और कुछ भावात्मक अपील भी करते हैं। जैसे नेताओं के भाषण में आपने सुना होगा, वो लोग कुछ तर्क संगत तकनीक बताएंगे, यानी आपको कुछ आंकड़े बता देंगे कि इतने प्रतिशत जनसंख्या हमारे देश की बढ़ी है, ये हमारे लिए खतरा है, इस तरह से। तो ये तर्क संगत तकनीक भी उपयोग करते हैं। दूसरा, भावात्मक अपील भी करते हैं। वो भावात्मक अपील करेंगे कि हमको 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं लेना है, इससे देश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो ये क्या हो गया? भावात्मक अपील हो गया। तो नेतृत्व के अंतर्गत ये तो आता है ए ऑप्शन, तो हमको असत्य बताना है, तो ए तो आंसर नहीं है। ऑप्शन बी, नेतृत्व में केवल कारण और तर्क पर आधारित कार्य और प्रभाव शामिल है, तो ये अपने आप में गलत लग रहा है क्योंकि इसमें केवल शब्द आ गया है और जो केवल रहता है वो हमेशा गलत रहता है, तो ये गलत है क्योंकि नेतृत्व में केवल तर्क और कारण पर आधारित नहीं होता है। अभी हमने ऊपर के ऑप्शन में पढ़ा कि यह तर्क और भावात्मक अपील दोनों पे आधारित रहता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो गलत ही हमारा उत्तर है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर, लेकिन हम सी और डी पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सी है, उत्तेजित भावनाओं का उपयोग सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों तरह से किया जा सकता है। तो नेतृत्व में ये दोनों तरह से किया जा सकता है उत्तेजित भावना का,
जैसे कि मान लो एक व्यक्ति जो है सकारात्मक रूप से किसी को लीड करता है यानी मोटिवेट करता है, जैसे कि आप उदाहरण ले सकते हैं संदीप माहेश्वरी। तो संदीप माहेश्वरी क्या करते हैं, यस यू कैन, यू डू इट, इस तरह से आप कर सकते हैं, ऐसे करके वो बात करेंगे और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं। तो वो जो लीड कर रहे हैं वो क्या है, वो सकारात्मक नेतृत्व है। और दूसरा है नकारात्मक। तो नकारात्मक नेतृत्व क्या होता है, जैसे कि हमारे कुछ नेता करते हैं, या एक धर्म के नेता कहेंगे कि दूसरे धर्म से हमको खतरा है, और दूसरे धर्म का नेता कहेगा कि हमको इस पहले वाले धर्म से खतरा है। तो वो हमारे अंदर क्या भरते हैं, हमारी भावनाओं को नकारात्मक रूप से उत्तेजित करते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और ऑप्शन डी है, अच्छे नेतृत्व में दूसरे की भावनाओं को छूना शामिल है। तो जो अच्छा नेता रहता है वो हमेशा दूसरों की भावनाओं को छूता है, यानी जो पब्लिक है उसके अंदर तक वो टच करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन बी, इसमें केवल शब्द आ गया है। तो केवल नेतृत्व तर्क पर आधारित नहीं होता बल्कि भावात्मक भी होता है। तो गलत हमको बताना है, तो बी गलत है। अगला प्रश्न 27 नंबर का, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत खाली स्थान पर बल देता है। तो हमको बताना है हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है। तो इसका आंसर है सी, 27 का ऑप्शन है सी, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर बल देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। यानी क्लासरूम में पढ़ाते समय हमारा ध्यान किस पर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ए है शिक्षण तकनीक पर। तो तकनीक पर ये सही तो है लेकिन उतना सही नहीं है। शारीरिक क्षमता पर, ये तो गलत है, शारीरिक क्षमता पर हम क्या ही ध्यान देंगे। सी है व्यक्तिक विभिन्नता। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो सभी बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार पढ़ाते हैं। यानी कमज़ोर बच्चा है तो उसको उसके लेवल पे जाकर पढ़ाते हैं, कोई बच्चा जो है मेधावी है तो उसको उसके लेवल पे जाकर पढ़ाते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी पारिवारिक स्थिति, ये भी नहीं देखते हैं हम कि बच्चा अमीर है कि गरीब परिवार से है, उसके आधार पर भी हम नहीं पढ़ाते। तो ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। तो हमको बताना है कि किशोरावस्था में हमारा जो इमोशन है वो किस तरह से प्रकट होता है। ए है प्रतिकूल पारिवारिक संबंध। तो ये बिल्कुल सही है। किशोरावस्था में अक्सर जो किशोर होते हैं वो अपने परिवार के अगेंस्ट होते हैं, यानी हमको अपने परिवार की बातें पसंद नहीं आती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। बी है व्यवसाय की समस्या। तो किशोरावस्था में व्यवसाय की समस्या होती है, यानी हम कौन सा व्यवसाय चुने इस पर हम असमंजस में रहते हैं। तो ये भी सही है। ऑप्शन सी नई परिस्थिति के साथ समायोजन। तो ये भी समस्या हमारे सामने किशोरों में आती है कि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, यानी जो कुछ हमारे साथ नया होता है उससे समायोजन में हमको समस्या होती है। और डी है उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये सारी बातें जो है किशोरावस्था में निकल के आती है संवेग के रूप में। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, शब्दों के अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना। यानी शब्द के अक्षर जो हैं उनके क्रम को पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है, और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास हो रहा है। तो ये किससे संबंधित है। यानी पढ़ने में कठिनाई हो रहा है और चाक्षुष स्मृति यानी जो देख रहा है उसको वो भूल जा रहा है बच्चा। तो ये किस बीमारी से संबंधित है, इसको हमको बताना है। ए है डिसकैल्कुलिया। तो कैलकुलिया में तो कैलकुलेशन संबंधी समस्या होती है, यानी गणना संबंधी होती है। तो ये तो गलत हो गया। डिसग्राफिया, ग्राफ से याद रखना है लेखन, तो ये तो लेखन संबंधी है, तो ये भी आंसर नहीं है। उसके बाद है डिस्प्रेक्सिया। तो ये डिस्प्रेक्सिया ये तो अलग ही हो गया, ये पढ़ने से संबंधित नहीं है। और हमारा ऑप्शन डी डिसलेक्सिया,
तो डिसलेक्सिया ये पठन संबंधी विकार है। पढ़ने में हमको कठिनाई होती है, हमको जो है क्रम समझ में नहीं आता है, चीज़ों को भूल जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो तारे ज़मीं पर फिल्म में जो बच्चा है वो डिसलेक्सिया का शिकार रहता है। इसमें हमको शब्द समझ में नहीं आते हैं, बी हमको डी दिखाई देता है, सा हमको वाज लगता है और एम जो है हमको डब्लू दिखाई देता है। तो इस तरह की जो होती है ये हमको डिसलेक्सिया में दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। तो इस तरह से आज हमने व्याख्याता कॉमर्स में पूछे गए 30 प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।